हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज के वीडियो में पिछले दिन के करंट अफेयर का जो गैप है उसको फिल करेंगे। इस वीडियो में 9 से लेकर 11 सितंबर 2024 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सारे हम लोग कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आपको डेली के डेली टेलीग्राम में अपलोड हो ही जाती है। आप वहां से डाउनलोड कर लिया करिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले बात करेंगे पिछले वीडियो के क्वेश्चन की, जहां पर मैंने आपसे स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल यह था कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम भारत के कौन से शहर में स्थित है। तो इसका सही आंसर है, ये स्थित है तेलंगाना में, हैदराबाद में। और आपको पता है इसको पहले एक और नाम से जाना जाता था। एक्चुअली जो इसका रियल नेम था वो था फतेह मैदान। क्या नाम था? फतेह मैदान इसको बोलते थे। लेकिन बाद में इसका नाम बदल के लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर इसे रख दिया गया। स्टैटिक जीके की जो बुक है मेरी, ये हिंदी और इंग्लिश फॉर्मेट दोनों में अवेलेबल है। अमेजोन से आप इसे ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। इसमें मैंने स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स टेबल के फॉर्मेट में कवर किए हैं, और साथ में 2100 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि टीसीएस पैटर्न पर आधारित हैं स्टैटिक जीके के। तो एग्जाम कोई भी हो, ये किताब आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। हाल ही में होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज करी गई है। और दरअसल ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ये मुंबई समाचार के ऊपर लॉन्च करी गई है। मुंबई समाचार भारत का सबसे पुराना न्यूज़पेपर है जो कि आज की डेट में भी कंटिन्यू कर रहा है। आपको पता है इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1822 में स्थापित किया गया था। मतलब इसके 202 साल हो चुके हैं, और 203रा साल इसका लग चुका है। तो इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, और इसका नाम है मुंबई समाचार 200 नॉट आउट। जिसका मतलब ये है कि 200 साल पूरे हो चुके हैं, और उसके बाद भी आज ये न्यूज़पेपर वैसे ही चल रहा है। मुंबई समाचार की खास बात यह है कि ये एक ही भाषा में लॉन्च किया जाता है न्यूज़पेपर, और ये गुजराती भाषा में लॉन्च होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई है। ये हमेशा से मुंबई से ही पब्लिश होता हुआ आया है न्यूज़पेपर। हालांकि आज की डेट में इसकी कई ब्रांचेस हैं, जैसे कि बैंगलोर में भी है, दिल्ली में भी है, हैदराबाद में भी है। ये कौन है जिनको नेशनल हेल्थ मिशन के स्टेट मिशन डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो भारत सरकार ने विनय गोयल को अपॉइंट किया है। किसको? डॉक्टर विनय गोयल। और सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, साल 2016 के आईएएस अधिकारी हैं। और इन्होंने जिनकी जगह ली है, तो ये हैं के जीवन बाबू। इनकी जगह इन्होंने ली है। के जीवन बाबू का ट्रांसफर हो गया है, और ये केरल के वाटर अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। तो आप दोनों बातें ध्यान रखिएगा। नेशनल हेल्थ मिशन में विनय गोयल आ गए हैं, और केरल के वाटर अथॉरिटी में मैनेजिंग डायरेक्टर के जीवन बाबू अब बन गए हैं। ये कौन है जो कि अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए? और इनको 95% वोट मिला हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट ही समझ लीजिए सारे वोट ही इनके फेवर में पड़े हैं। तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये अल्जीरिया के पहले से ही राष्ट्रपति हैं। इनका नाम है अब्देल मजीद तब्बोने। क्या नाम है? अब्देल मजीद तब्बोने। तो ये अपना अब दूसरा कार्यकाल चालू करेंगे। और टोटल इस बार जो मतदान रहा है अल्जीरिया में, ये रहा है 48%। अल्जीरिया के बारे में एक खास बात है, पूरे अफ्रीका रीजन का क्षेत्रफल के आधार पर ये लार्जेस्ट कंट्री है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा अफ्रीका का देश कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? अल्जीरिया। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जियर्स। क्या इसे बोलते हैं? अल्जियर्स। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नादिर लॉरबोई। क्या नाम है? नादिर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लारबोई। भारती को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। क्या नाम है इनका? तो ये है राजा रणधीर सिंह। कौन है? रणधीर सिंह। और एक टाइम पे ये भारत के खिलाड़ी हुआ करते थे शूटिंग इवेंट के। और इतना ही नहीं, आपको पता है ये 1978 में जो बैंकॉक में एशियन गेम्स खेले गए थे, उसमें भारत के लिए गोल्ड भी ये लेकर आए थे। और उसके बाद से ये काफ़ी टाइम से 2021 से ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्यरत थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुवैत के शेख अहमद अल फहाद अल सबा जो हैं, इन्होंने ओलंपिक्स कमेटी के कई सारे नॉर्म्स का वायलेशन किया है, जिसकी वजह से 15 साल का उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। और यही कारण रहा कि राजा रणधीर सिंह जो हैं, अब ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिए गए हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसकी स्थापना 1982 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी। क्या बोलते हैं इसे? कुवैत सिटी। और इस टाइम पर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के 45 मेंबर कंट्रीज हैं।
जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, आई होप आप इन्हें जानते ही होंगे। इनका नाम है मोइन अली। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को इन्होंने अलविदा बोल दिया है। कौन सी क्रिकेट टीम से ये खेलते थे? तो ये इंग्लिश प्लेयर थे, मोइन अली। इंग्लैंड से हमेशा ये खेलते थे ऑलराउंडर के तौर पर। करियर काफ़ी अच्छा रहा है इनका। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 6,678 रन बनाए हैं टोटल, और 366 विकेट लिए हैं। इतना ही नहीं, ये इंग्लैंड के तीसरे सबसे सफल स्पिनर भी रहे हैं। इंग्लैंड में जो सबसे सफल स्पिनर रहे हैं वो हैं डेरेक अंडरवुड, जिन्होंने 297 विकेट लिए थे। उनके बाद दूसरे नंबर पे हैं ग्राम स्वॉन, जो कि 255 विकेट जिन्होंने लिए थे, और तीसरे नंबर पे हैं मोइन अली, जिन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में 204 विकेट लिए हुए हैं। और टोटल तो 366 विकेट इन्होंने हर फॉर्मेट को मिलाकर लिए हुए हैं। तो अब इन्होंने रिटायरमेंट बोल दिया है, इंटरनेशनल फॉर्मेट में किसी भी इवेंट में नहीं खेलेंगे। ये कौन से दो देश हैं जिन्होंने हाल ही में युद्ध अभ्यास 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करी है? और ये इस बार 20वां संस्करण है इसका, जो कि शुरू किया गया है। तो ये है भारत और अमेरिका। हर साल ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ संपन्न करते हैं। एक साल भारत में होती है एक्सरसाइज, दूसरे साल अमेरिका में, फिर भारत में, फिर अमेरिका में। इस तरीके से ऑल्टरनेट ईयर्स में इसके वेन्यूज चेंज होते रहते हैं। इस बार ये जो एक्सरसाइज है, ये 9 सितंबर से चालू हुई है, मतलब 2 दिन पहले ये चालू हुई है, और ये चलेगी 22 सितंबर तक। कहाँ पर हो रही है? तो ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है। भारत की तरफ से एक पूरी बटालियन हिस्सा ले रही है, 600 सोल्जर्स की, और ये है राजपूत रेजिमेंट। अमेरिका की तरफ से बात करें तो इनकी एक एयरबॉर्न डिवीजन है, उसका 11th एडिशन यहाँ पर हिस्सा ले रहा है। अलास्का बेस्ड ये यूनिट है अमेरिका की आर्मी की, जो कि यहाँ पर हिस्सा ले रही है। ये जो एक्सरसाइज हर साल कंडक्ट करी जाती है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो दोनों देश हैं वो आपस में जॉइंट ऑपरेशंस को कंडक्ट करें, और साथ में जो बेहतर से बेहतर लेटेस्ट इक्विपमेंट्स डिफेंस में यूज़ किए जा रहे हैं, उनकी भी रेंज फायरिंग इक्विपमेंट्स एंड एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग होती रहे। हाल फिलहाल में एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई थी जिसका नाम है मित्र शक्ति। तो हर साल ये एक्सरसाइज भारत किसके साथ कंडक्ट करता है? तो ध्यान रखिएगा, मित्र शक्ति हम श्रीलंकन आर्मी के साथ कंडक्ट करते हैं। जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया है कि कैंसर के लिए जो दवाएं हैं, उसमें लगने वाला जीएसटी कितने परसेंट कम कर देंगे। तो हाल ही में भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अभी तक ऐसी कैंसर की दवाएं जिनमें 12% जीएसटी लग रहा था, अब उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। तो अल्टीमेटली कैंसर की जो मोस्ट ऑफ द केसेस दवाएं हैं, अब उनमें 5% जीएसटी लगा करेगा। कुछ ऐसे इक्विपमेंट आते थे जिनमें 18% जीएसटी लगता था, तो उनको घटाकर 12% पे लाया गया है। और जीएसटी भारत में साल 2017 में अप्लाई किया गया था पहली बार, 1 जुलाई 2017 को। क्या आपको पता है जीएसटी का कंसेप्ट कहाँ से आया है? ये फ्रांस से आया हुआ है कंसेप्ट। सबसे पहले दुनिया में फ्रांस ही वो देश है जिसने जीएसटी को अप्लाई किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी का प्रावधान आर्टिकल 279 ए में है। भारत ने कौन से देश के साथ पहली बार सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट पैक्ट पर साइन किए हैं? तो पहली बार भारत ने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ ये पैक्ट साइन किया हुआ है। और अभी तक दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काम कर रहे थे, और हायर स्टडीज को लेकर भी पैक्ट साइन कर चुके थे। और लेटेस्ट तो ये था कि डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर भी पहली बार पैक्ट साइन हुआ है इस साल। लेकिन अब बारी थी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट की। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। इस टाइम पर यूनाइटेड अरब अमीरात के जो प्रेसिडेंट हैं, ये हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहान, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। कतर की कैपिटल है दोहा। मॉस्को, क्या बोलते हैं, मॉस्को। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा आशा नाम की स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है, इसका तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया है? तो ये जो आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से चलाया जाता है, जिसको आप एसबीआई फाउंडेशन भी बोल सकते हो। तो इन्होंने हाल ही में इसका तीसरा संस्करण लॉन्च किया हुआ है, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत में स्टूडेंट्स का ऐसा वर्ग जो कि कहीं ना कहीं फिनेंशियली कमज़ोर है, उनको हर साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है। ये जो स्कॉलरशिप है,
इसकी धनराशि 15,000 रुपए से शुरू होकर जैसी एजुकेशन होती है उस हिसाब से 20 लाख रुपए तक जाती है। इवन ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये आईआईटीज और आईआईएम्स के लिए भी कंडक्ट किया जाता है। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। इन्होंने दिनेश कुमार खारा को सक्सीड किया था। ये कौन सा भारतीय राज्य है जो कि 2022 के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान पे टॉप अचीवर स्टेटस के अंतर्गत रहा है? मतलब कहने का कि 2022 से 23 के सत्र में हर एक राज्य को जिस तरीके से बिजनेस ग्रोथ करनी होती है, तो उसमें नंबर वन पे कौन सा रहा है? तो ये रहा है उत्तर प्रदेश। यूपी गवर्नमेंट ने टोटल अगर देखा जाए तो 2022 के इस सत्र में 352 रिफॉर्म्स बिजनेस के ऊपर किए हैं। इन रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 352 तरीके के छोटे बड़े बदलाव किए हैं और जिसकी वजह से नंबर वन स्टेट अचीवर ये रहा है। इवन नए उद्योगों की बात करें तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में ऐसा राज्य बन के उभरा है जिसमें सबसे ज्यादा नया उद्योग एस्टैब्लिश किया गया है, या फिर आप ये बोल सकते हो सबसे ज्यादा ऐसे लोग पाए गए हैं जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है। उत्तर प्रदेश में गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ पे सरकार है योगी आदित्यनाथ की। एक नेशनल पार्क आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं दुधवा नेशनल पार्क। तो ये कहाँ है? यूपी में ही है। यूपी का एक क्लासिकल डांस है जिसको कथक के नाम से जाना जाता है। हाल ही में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड एस्टैब्लिश कर दिया गया है और ये कौन है जिन्होंने 900 करियर गोल्स का रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है? मतलब पूरे दुनिया में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, पहले ऐसे फुटबॉलर बन गए हैं जिन्होंने अपने करियर में 900 गोल जड़ दिए हों। और ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पूरी दुनिया इन्हें जानती है। पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं और नंबर वन पे हैं इस टाइम पे। इन्होंने अपने करियर के 900 जो गोल्स मारे हैं उनमें से 450 गोल्स तो अकेले रियल मैड्रिड से ही मारे हैं। एग्जैक्ट 450 गोल हैं रियल मैड्रिड से। और अभी तक ये कई सारे क्लब्स की तरफ से भी खेल चुके हैं। सबसे ज्यादा समय तो इन्होंने रियल मैड्रिड को ही दिया है। शुरुआत ही इनके करियर की वहां से हुई थी। उसके बाद ये मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी आए थे और वहां पे इन्होंने 145 गोल मारे। उसके बाद अगर बात करी जाए, ये जुवेंटस से भी खेले हैं तो जुवेंटस में इन्होंने 101 गोल मारे थे। और अभी हाल फिलहाल में काफी जो एडवर्टीजमेंट हुआ था, एक इन्होंने नया क्लब ज्वाइन किया था 2 साल पहले जिसका नाम था अल नसर। क्या बोलते हैं? अल नसर। वहां से इन्होंने 68 गोल मारे हैं और इस टाइम पर ये स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए खेलते हैं और यहाँ से इन्होंने पांचवा गोल लिया है और पांचवा गोल करते ही 900 करियर गोल इनके हो गए हैं। और अगर बात करें कि इन्होंने अपनी पुर्तगाल टीम से कितने गोल मारे हैं, तो पुर्तगाल से 131 गोल इन्होंने मारे हैं। सेकंड नंबर पे लियोनल मेसी हैं पूरे दुनिया में 838 गोल्स के साथ, और तीसरे नंबर पे हैं जोसेफ बिस्केन जिन्होंने 805 गोल मारे हैं। 2024 का यूएस ओपन खेला जा चुका है और इस बार का विमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है आरेना सेवेलेंका ने। किसने? आरेना सेवेलेंका। और ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में जिनको हराया है, जेसिका पेगुला को हराया है जो कि अमरीकी खिलाड़ी हैं। और इस बार का अगर आपसे पूछा जाए मेन सिंगल टाइटल यूएस ओपन किसने जीता है, तो इनका नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे। ये हैं इटली के खिलाड़ी और इनका नाम है जेनिक सिनर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जेनिक सिनर। और हर साल जो मेन 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं उनमें से सबसे आखिरी यूएस ओपन ही होता है। पहले नंबर पे हर साल साल के शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है और उसके बाद यूएस ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन फ्रांस में पेरिस में खेला जाता है रोलैंड गारोस में, और विंबलडन जो है ये लंदन में खेला जाता है और यूएस ओपन अमेरिका में खेला जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसी स्कूल गर्ल ने चैंपियनशिप जीती हो। मतलब खिताब जीतने वाली जो लड़की है वो स्कूल गर्ल है, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है। तो ये इतिहास किसने रच दिया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं ये है भारतीय मूल की दीपाली थापा। तो इस बार इन्होंने 33 केजी वेट कैटेगरी में कजाकिस्तान की एनेला ओर्दबेक को हराया है। और इस बार की जो चैंपियनशिप है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये यूनाइटेड अरब अमीरात के अल आइन में आयोजित करी जा रही है। इस जगह का नाम है अल आइन। और टोटल अगर देखा जाए तो इसमें 26
कंट्रीज हिस्सा ले रहे थे इस बार, और भारत की तरफ से काफी पदक आए हैं इस बार इसमें। सरकार की तरफ से नए फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो फाइनेंस सेक्रेटरी एक तरीके से आप बोल सकते हो, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसमें सबसे बड़ा पद तो फाइनेंस मिनिस्टर का होता है, और उनके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट पोस्ट होती है या फिर सेकंड टॉप पोस्ट होती है, तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी की ही होती है, जो कि हमेशा एक आईएएस अधिकारी होता है। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है तुहिन कांता पांडे। क्या नाम है? तुहिन कांता पांडे। और 1987 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उड़ीसा कैडर से बिलोंग करते हैं। तो अब ये फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। और इन्होंने जिनकी जगह ली है, ये हैं टीवी सोमनाथन। सोमनाथन को पिछले महीने अगस्त में कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो अब उनकी जगह पर आ गए हैं तुहिन कांता पांडे। और कैबिनेट सेक्रेटरी का मतलब यह है कि पूरे भारत के जितने भी सेक्रेटरीज हैं, वो सब कैबिनेट सेक्रेटरी को ही रिपोर्ट करते हैं। और टीवी सोमनाथन ने किसकी जगह ली है? इन्होंने राजीव गौबा की जगह ली है, वो रिटायर हो गए हैं। 2024 के पेरिस पैरालंपिक्स आयोजित हो चुके हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी 28 तारीख से, 28 अगस्त से, और ये 8 सितंबर तक चले हैं। तो अभी 3 दिन पहले ही 8 सितंबर को इनका समापन हुआ है। तो भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं इसमें? तो टोटल अगर देखा जाए तो भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। और ओवरऑल मेडल्स की बात करें तो 29 मेडल हैं, जिसमें से 7 तो हो गए गोल्ड मेडल, और 9 हो गए सिल्वर मेडल, और 13 ब्रोंज मेडल भारत ने इस बार जीते हैं। जो गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं, उसमें से हैं अवनी लिखारा, जिन्होंने सबसे पहला गोल्ड जीता था, और उसके बाद बैडमिंटन के खिलाड़ी नीतीश कुमार हैं, और हरविंदर सिंह हैं, जिन्होंने तीरंदाजी में गोल्ड जीता हुआ है। प्रवीण कुमार हो गए, धर्मवीर हो गए, नवदीप सिंह हो गए, और सुमित अंतिल हो गए। इतने खिलाड़ी हैं, 7 खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड जीते हुए हैं। बाकी जो पूरी लिस्ट है वो मैंने आपको पीडीएफ में दी है, एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। इतना ही नहीं, पेरिस पैरालंपिक्स के लिए स्पेशल पीडीएफ भी मैंने शेयर करी हुई है आपसे। ये टेलीग्राम पर शेयर करी गई है, तो आप वहां से इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये आगे आने वाले आपके जितने भी एग्जाम हैं अगले 1 साल तक, वहां पे जरूर इससे क्वेश्चन बनते रहेंगे। हाल ही में क्रोएशिया के नए राजदूत के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है भारत सरकार की तरफ से? पहले तो आपको दिखा देता हूँ क्रोएशिया है कहाँ पर। ये है हमारा भारत, जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप चलते हो, तो ये आपका मिडिल ईस्ट पूरा आ जाता है। इसके और ऊपर आप आगे जाएंगे, तो ये आपका पूरा यूरोप आ जाता है, ठीक है। यूरोप में ही ये जो आपको कंट्री दिखाई दे रहा है, जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड क्रोएशिया। क्रोएशिया अपनी बॉर्डर सर्बिया से भी शेयर करता है, ऊपर हंगरी से भी शेयर करता है, और लेफ्ट साइड में मतलब वेस्ट की तरफ स्लोवेनिया से शेयर करता है। तो ये 3 देश हैं जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। क्रोएशिया की कैपिटल है ज़िग्राब। तो अब आपको क्लियर हो गया, ये एक यूरोपियन कंट्री है। और भारत सरकार की तरफ से अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट जो किए गए हैं, ये हैं अरुण गोयल। सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं, 1985 बैच के। ये कौन सा देश है जिसने अमेरिका को पछाड़ते हुए, ये देश पूरे दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन मार्केट बन चुका है? तो ये देश है भारत। भारत में आज की डेट में पूरे दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्मार्टफोन्स का मार्केट है। नंबर 1 पे कौन है? तो चाइना है नंबर 1 पे, 32% के साथ। मतलब आप ये बोल सकते हो पूरे दुनिया में स्मार्टफोन का जितना भी मार्केट है, उसका 32% अकेला चाइना में है। भारत दूसरे नंबर पे है, पूरे दुनिया का 13% मार्केट अकेले भारत कवर करता है। और पहले अमेरिका 13% पे था, अब घटकर 10% पे आ चुका है। तो अमेरिका अब तीसरे नंबर पे आ गया है। चौथे नंबर पे जापान है, 4% मार्केट के साथ। और 5वें नंबर पे ब्रिटेन है, 3% मार्केट के साथ। इवन अगर आपसे एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि हाल ही में एक रिपोर्ट ये बताती है कि 2023 से 24 के सत्र में पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कौन सी कंपनी ने किए हैं, तो ये है सैमसंग। वैसे पिछले 5 सालों से सैमसंग नंबर 1 पे है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में, सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन यही कंपनी प्रोड्यूस करती है। सेकंड नंबर पे है एप्पल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सैमसंग सबसे ज़्यादा प्रॉफिट गेन करती है। प्रॉफिट के मामले में एप्पल सबसे ऊपर है। इवन एप्पल की बात एक और है कि अक्रॉस द कैटेगरी, मतलब केवल स्मार्टफोन ही नहीं, पूरे दुनिया में अगर मल्टीपल कंपनीज की बात करी जाए अक्रॉस द कैटेगरी, तो उसमें भी एप्पल टॉप 3 में ही हमेशा आती है।
ये कौन से भारतीय मंत्री हैं जिनको हाल ही में टाइम्स के द्वारा 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लिस्ट जारी करी गई है उनमें जगह मिली है? तो ये हैं अश्वनी वैष्णव, और ये इस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो कुछ भी हो रहा है उन सबको अश्वनी वैष्णव ही लीड कर रहे हैं। इससे पहले ये एक आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। तो टाइम्स के द्वारा 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में इनको जगह दी गई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, टाइम्स ने इस बार इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में और भी कई भारतीयों को जगह दी है, जैसे कि अनिल कपूर को जगह मिली हुई है, और सुंदर पिचाई का भी नाम है टेक टाइटंस में, और सत्य नडेला भी हैं भारतीय मूल के टेक टाइटंस में। वरुणा एक्सरसाइज हाल ही में कंडक्ट करी गई है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। कौन से देश के साथ भारत ये कंडक्ट करता है? तो हर साल भारत और फ्रांस के बीच में वरुणा मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है। जो इस बार की एक्सरसाइज है ये 2 पार्ट में कंडक्ट करी गई थी। पहला फेज इसका 29 अगस्त से चालू हुआ था और 1 सितंबर तक चला था। दूसरा फेज जो इसका है ये 2 सितंबर से चालू हुआ और 4 ऑफ सितंबर तक चला था। इस बार इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस तबार ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। और इस बार की जो वरुणा एक्सरसाइज है ये भूमध्य सागर में कंडक्ट करी गई है। कहाँ पर? भूमध्य सागर में, जिसको अंग्रेजी में मेडिटेरेनियन सी बोला जाता है। फ्रांस में राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? 3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था फ्रांस के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए हैं। क्या नाम है इनका? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा एक लिस्ट जारी करी गई है। इस इंडेक्स में ये बताया गया है कि ये कौन से टॉप सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा टैक्स पे किया है इस साल। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान इंडियन सेलिब्रिटीज में वो पर्सन है जिन्होंने इस बार एडवांस में सबसे ज्यादा टैक्स पे किया है, 92 करोड़, 92 CR। और सेकंड नंबर पे जो रहे हैं ये तमिल एक्टर हैं थालापति विजय, इन्होंने 80 करोड़ दिया है। और अभी हाल ही में थालापति विजय ने अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई हुई है, तब भी ये न्यूज़ में थे। तीसरे नंबर पे सलमान खान रहे हैं, 75 करोड़ इन्होंने टैक्स दिया है। चौथे नंबर पे अमिताभ बच्चन रहे हैं, 71 करोड़ टैक्स दिया है। और पांचवें नंबर पे रहे हैं विराट कोहली, जिन्होंने 66 CR टैक्स के रूप में दिया हुआ है। एक लिस्ट जारी करी गई है भारत सरकार की तरफ से। दरअसल ये जो लिस्ट है इसका नाम है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो इस लिस्ट में जो भारत के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड 100 सिटीज हैं उनमें से ये कौन सा राज्य है जिसमें अकेले 15 सिटीज उस राज्य से आते हैं? तो हरियाणा के अंदर आपको बता दूं टोटल 24 शहर हैं। 24 में से 15 इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन है ये गुरुग्राम में दर्ज किया गया है, गुड़गांव। और सबसे कम जो दर्ज किया गया है वो अंबाला में किया गया है। और केवल 3 ऐसे शहर हैं हरियाणा के 24 में से जिनका जो एयर क्वालिटी है या जो AQI है वो आप बोल सकते हो मानक के अंदर है। बाकी सब आउट ऑफ मानक है, जो कि स्टैंडर्ड। हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी, और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। इनको तो आप जानते ही हैं, इसरो के चेयरपर्सन हैं, सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट हैं, और इनका नाम है डॉक्टर एस सोमनाथ। तो इसरो के चेयरपर्सन एस सोमनाथ के द्वारा एक कॉफी टेबल्ड बुक लॉन्च करी गई है। इसका क्या नाम है? तो इस किताब का नाम है इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स टू द मून, द सन एंड बियॉन्ड। कॉफी टेबल्ड बुक का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ भी लिखा नहीं जाता है, इसमें फोटोज का कलेक्शन होता है। तो ये जो किताब है ये एक तरीके से इसरो की स्पेस जर्नी के बारे में बताती है कि 1969 में जब इसरो की स्थापना हुई थी तब से लेकर आज तक इसरो ने किस तरीके से अपने आप को अपडेट किया है, किस तरीके से अपने नए नए मिशंस लॉन्च किए हैं, और आज की डेट में इसरो पूरे दुनिया में एक स्तंभ की तरह खड़ा हुआ है। तो ये कॉफी टेबल बुक बैंगलोर से ही लॉन्च करी गई है, इसरो के हेडक्वार्टर से। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, नुआखाई फेस्टिवल जो है ये हर साल कौन से राज्य में मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं, और डिस्काउंट कोड आप लगा सकते हैं गणपति 50। गणपति 50 आप जैसे ही लगाएंगे 50% का डिस्काउंट आपको मेरे बैच में मिल जाएगा।
इस बैच में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर सब कुछ कवर किया है। एग्जाम आपका कोई भी हो, हर एक एग्जाम के लिए आप जीएस मेरे इस बैच से कंप्लीट कर सकते हैं। इस बैच की खास बात यह है कि आपको कहीं पर भी जीएस के साथ कंप्यूटर नहीं मिलता है, जबकि कंप्यूटर से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो भी इसमें कवर है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वन लाइनर का एक क्रैश कोर्स भी इसके साथ है, और पिछले 5 सालों के मैंने पीवाईक्यूज भी कवर किए हुए हैं। तो पूरा ये पैकेज आप एक ही बार में अवेल कर सकते हैं। इससे आपका समय भी बचता है, और एक ही बार में आप पूरी जीएस कवर कर सकते हैं। जो हजारों सिलेक्शंस हो चुके हैं पिछले कई सालों में, वो मेरे इसी बैच की वजह से हो चुके हैं। आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जीएस ही एक मेन फैक्टर रह जाता है लगभग सारे एग्जाम्स में स्कोर करने में। ओनली हिस्ट्री, ओनली पॉलिटी, इस तरीके के ऑप्शंस भी एग्जाम इंजन में अवेलेबल हैं, तो आप वहां पे जाके अवेल कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।